जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, मैं आपके लिए जो इतिहास को पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल और आपको वैदिक संस्कृति पढ़ा दिया हूं। अब मैं मौर्य काल लेके आया हूं, जिसमें मौर्य काल में आपको मैंने चंद्रगुप्त मैं जो पीछे का जो वीडियो में हो चुका है। अब आगे मैं आपको बता रहा हूं आज बिंबिसार और अशोक के बारे में। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम। बिंबिसार जो है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व उनका कार्यकाल था। अब देख लेते हैं क्या क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका जो पुत्र है बिंबिसार गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखकों में इसे अमित्रोचेट्स, जिसका संस्कृत रूपांतर होता है अमित्रघात, वायु पुराण में मंदशा तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। अभी हम बिंबिसार के बारे में जाने जा रहे हैं पूरा कि क्या होता है बिंबिसार में। बिंबिसार के समय में भी पश्चिम यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। डायमेकस तथा डायोनीसस दो विदेशी राजदूत उनके दरबार में है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपने राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य साम्राज्य के दरबार में भेजा था। तो ये जो चीजें लाइन से आप रिवीजन करते रहेंगे, नाम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और डिटेल हमको पढ़ा जाता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ने से ज्यादा अच्छा होता है। डिटेल पढ़ेंगे तो उसी में से क्वेश्चन निकल आता है कि प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टालमी द्वितीय ने किसे फिलाडेल्फस ने एक डायोनीसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा। एनीथीसियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक एनीथीसियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया है, जिसमें भारतीय शासक ने 3 वस्तु की मांग की थी: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक। सीरी सम्राट ने प्रथम 2 मीठी मदिरा तो सूखी अंजीर वस्तु भिजवा दी, परंतु तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह कहला भेजा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला प्रांत में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुशील को भेजा गया। बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किनका था? अजीवक संप्रदाय। क्वेश्चन पूछता है। दिव्यदान से पता चलता है कि उसकी राज्यसभा में अजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। अब हम आज चर्चा करेंगे। अब आगे में अशोक के बारे में देख लेते हैं। 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। सिहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया। महाबोधि वंश तथा तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए हुए गृह युद्ध में अपने भाइयों का वध करके ही अशोक साम्राज्य प्राप्त किया। लगभग 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारियां में बौद्ध ग्रंथों से जैसे दिव्यावदान व सिहली अनुश्रुति से मिलती है। आगे जान लेते हैं। दक्षिण भारत में प्राप्त मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। अभिलेखों में अशोक ईरानी शैली, दास प्रथम में देवानम प्रिय तथा देवानाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित है। अभिलेखों में जो अशोक ईरानी शैली में जो है तो देवानम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी उपाधियों से उपलब्ध है। तो ये सब अशोक के ही नाम है, तो आते हैं तो याद रखेंगे। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। ये क्वेश्चन भी आता है। राज्याभिषेक से पूर्व अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो उज्जैन का राज्यपाल था। कल्हड़ की जो कल्हड़ ने क्या लिखा था? राजतरंगिणी के अशोक अनुसार अशोक शिव का उपासक था तथा उसने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। देखिए, इसको फिर समझ लीजिए। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था तथा उसने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुआकी का उल्लेख मिलता है। अशोक द्वारा जो उत्कीर्ण कराए गए अभिलेख थे जहां जहां मिलते हैं उनमें से एक ही रानी का, जिसका नाम था कारुआकी का, उल्लेख मिलता है। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8वें वर्ष मतलब कब हुआ था? 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया।
इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए। कितने लाख लोग मारे गए? 1 लाख, और 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए। कलिंग के हाथी गुंफा अभिलेख से प्रकट होता है, मिलता है मतलब कि संभवतः उस समय कलिंग पर नंदराज नाम का कोई राजा राज्य करता था, ये उस समय नाम मिला हुआ। तो याद एग्जाम अगर क्वेश्चन में आता है इससे मिलता जुलता अगर ऑप्शन आता है तो आप इसमें लिख सकते हैं। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना होती है। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के जो 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। कितने किए गए थे? 2। विजय उपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए। पहला उत्तरी केंद्र राजधानी तोसिल और दक्षिणी केंद्र राजधानी जौनगढ़, ये दोनों स्थापित किए गए थे। पिल्ली के अनुसार अशोक ने कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर इस पर आक्रमण किया। कौटिल्य के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत मतलब अफगानिस्तान और दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में काठियावाड़, दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में काठियावाड़ एवं पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैला था। किसका? अशोक का पूरा ये साम्राज्य। असम में अशोककालीन साक्ष्यों के न मिलने से स्पष्ट होता है कि वह मौर्य साम्राज्य के बाहर था। असम में अशोककालीन साक्ष्यों के न मिलने से स्पष्ट होता है कि वह मौर्य साम्राज्य के बाहर था। अब अशोक और बौद्ध धर्म क्या संबंध है थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंहली अनुसूची दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षित किया था। किसने? सिहली अनुसूची। सिहली बहुत नाम इसमें अशोक के बारे में बार बार पूछा जाएगा तो सिहली नाम जरूर याद रखें। सिहली अनुसूची दीपवंश एवं महावंश, ये 2 अनुसूचियां दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षा दिलाई। तत्पश्चात मोक्का लिपिपत्ति से प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया, मतलब फिर धीरे धीरे पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया। दिव्यवादन अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को दिया जाता है। तो उसमें जो है श्रेय उपगुप्त नाम का भी आएगा, जो बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दिलाई गई थी, तो इसको उपगुप्त नाम भी आप याद रखें। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना बौद्ध साहित्य में भिक्षु गति कहा गया है। ये लाइन भी याद रख लीजिए। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए, बौद्ध में धर्म में जाने के लिए, उन्मुख होने के लिए बौद्ध साहित्य में भिक्षु गति कहा गया। जो भिक्षु गति जब जाते हैं उन्हें तो भिक्षु गति कहा जाता है, इसमें शामिल होते हैं उनके इसमें धर्म में। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम कहां की यात्रा की? बोध गया की यात्रा की। इसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम गया। उसने लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित किया तथा केवल 1/8 भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की। ये क्वेश्चन भी आता है तो इसको रिवीजन करके दृष्टि से देखते रहेंगे। नेपाल की तराई से अशोक के 2 अभिलेख रुमिंदेई व निगलीवा स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। इनको नाम थोड़ा कठिन रहते हैं तो 1-2 बार रिवीजन जरूर करते रहिएगा। रिमिंदी अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कर नीति की जानकारी मिलती है। रिमिंदी अभिलेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की कौन सी कर नीति की जानकारी मिलती है। अशोक का बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण उनका भाबरू बैराट राजस्थान से प्राप्त लघु शिलालेख है, जिसमें अशोक स्पष्टतः बुद्ध धर्म संघ का अभिवादन करता है और अशोक के धर्म का उल्लेख करता है। ठीक है, अशोक के अभिलेख क्या क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, तो इसको 2-3 बार रिवीजन करिएगा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेख राजदेश के रूप में जारी किए गए। वह पहला शासक था। देखिए थोड़ा सा रिवीजन फिर से करिए। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। किसने किया? अशोक ने किया। शिलालेख लिख के अपनी इतिहास बनाने का, जानकारी इकट्ठा करने का शुरुआत किसने की? अशोक ने। अशोक के अभिलेख राजदेश के रूप में जारी किए गए। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित भागों से किया जा सकता है। शिलालेख इनमें 2 वर्ग बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख में बांटा जा सकता है। स्तंभ लेख शिलालेख, अब स्तंभ लेख के बारे में जाने, इन्हें दीर्घ स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ में विभाजित किया जाता है। गुहा लेख ये गुफाओं में उत्कीर्णन लेख है। अशोक के बृहद शिलालेख इनकी संख्या 14 है। अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है? 14 है, जो 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं।
कुछ स्रोतों में 7 स्थानों की जानकारी मिलती है, तो 7 या 8 में कंफ्यूजन, तो एग्जाम में जैसे भी आता है तो आप ऑप्शन में समझ के इसका लगा सकते हैं। अशोक के दीर्घ स्तंभों लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न स्थानों पर में 60 स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं, जैसे दिल्ली में टोपरा स्तंभ लेख, मेरठ दिल्ली स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख। कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख है, अतः उन्हें 7 दीर्घ स्तंभ लेखों के क्रम से अलग रखा गया और वे लघु स्तंभ लेख कहे जाते हैं। इस प्रकार के लघु स्तंभ लेख सांची, सारनाथ, रुमन्नीदेही आदि स्थलों पर मिलते हैं। तो थोड़ा सा लेखों के बारे में, लघु स्तंभ, दीर्घ शिलालेख, इनके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ना, तो 2-3 बार में आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। पहली बार अगर रिवीजन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर जाएगी। अशोक के लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, दीर्घ एवं लघु लेख लघु लेखों की लिपि कौन सी है? ब्रह्मी है। ये देखो, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख, दीर्घ एवं लघु एवं गुहा लेखों की जो लिपि है ब्रह्मी है। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्रह्मी ना होगा, खरोष्टी है। कौन सी है? खरोष्टी। खरोष्टी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि कहां से लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था। अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, जबकि रुमन्नीदेही अभिलेख सर्वाधिक छोटा अभिलेख तथा विषय का आर्थिक था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों को में अशोक की रानी कारुवकी के द्वारा दान किए जाने का उल्लेख, इससे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों को उत्कीर्ण है, उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचयक है। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाए थे। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ कहाँ मंगवाए? दिल्ली मंगवाए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आते हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और गहन अध्ययन होता जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबादी किले में रखा गया था। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल ने की थी। ये क्वेश्चन जो बता रहा हूं तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑप्शन दे के बनाया जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगा। चौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। ये भी याद रखिएगा, चौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार स्तंभ पर किसका चित्र बना हुआ? मोर का चित्र बना हुआ है। अशोक का जो सरायकूना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। अशोक का जो सरायकूना कंधार अभिलेख ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में प्राप्त हो, तो ये क्वेश्चन भी आता है, इसको जरूर रखेंगे। अब अशोक के शिलालेख, उनके प्राप्ति स्थल के बारे में जान जाते हैं कि हमको कहां से क्या क्या मिले हैं। देखिए, अशोक के शिलालेख, उनके प्राप्ति स्थल देख लेते हैं। शाहबाजगढ़ी, ये पेशावर पाकिस्तान, मानसेहरा हजारा पाकिस्तान, कालसी देहरादून उत्तराखंड, गिरनार जूनागढ़ गुजरात, धौली पुरी उड़ीसा, जौनागढ़ गंजाम उड़ीसा, सोपार जो है थाने महाराष्ट्र में, एरियोगढ़ी कुरनल आंध्र प्रदेश में, और मास्की रायचूर जो कर्नाटक में है, गुर्जरा अभिलेख जो दतिया मध्य प्रदेश में है, बम्बगिरी यह मैसूर जो कर्नाटक में है, भामरू बैराट ये राजस्थान में है, जाटिंग शिलालेख जो है ये रामेश्वर कर्नाटक में है, सासाराम ये बिहार में है, राजुल मंडगिरी कुरनल ये आंध्र प्रदेश, मोविटमढ़ मसूर सारोमारो आंध्र प्रदेश, निट्टूर ये कर्नाटक में है, उदय गोलम बिल्लेरी में, असन्नाती कर्नाटक में है। देखिए, जो दूसरा शिलालेख है जो देवानंद प्रिय ने मानव एवं मसूर कल्याण संबंधित कल्याणी कार्य जैसे सड़क निर्माण जो शिलालेख हैं, तो मैं इंपोर्टेंट शिलालेख बता रहा हूँ। दूसरे शिलालेख के बारे में बता दे रहा हूँ। पहला, देवानंद प्रिय ने मानव एवं पशु से कल्याण संबंधित अनेक कल्याणी कार्य जैसे सड़क निर्माण, कुआं निर्माण, सड़क किनारे छायादार वृक्ष स्थापित करना, चिकित्सालयों की व्यवस्था करना, समाज कल्याण करना, मनुष्य व पशु में चिकित्सा, न केवल अन्य साम्राज्य बल्कि दक्षिण के पड़ोसी राज्यों जैसे चोल, पांड्या, केरल, इनके सीरिया शासक और सीरिया के शासक एंटियोकस उनके पड़ोस संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी इसमें तीसरे मिलता है। तीसरे शिलालेख में क्या जानकारी मिलती है? राजकीय अधिकारियों की युक्त रज्जु प्रादेशिक तथा 5 वर्ष दौरा करने का आदेश किसमें मिलता है? तीसरे अभिलेख में मिलता है। चौथे अभिलेख में क्या मिलता है? धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा धम्म का उद्योग घोष यह भी मिलता है चौथा अभिलेख में। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो एक ऑप्शन आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा। 5वां शिलालेख में क्या मिलता है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी, मौर्यकालीन समाज एवं व्यवस्था का उल्लेख, ये 5वें मिलता है। 6ठे में क्या मिलता है?
इसमें आत्मनियंत्रण का शिक्षा दी गई है और आम जनता किसी भी समाज राजा से मिल सकती है। 7वां शिलालेख है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई, समानता की बात की गई। 8वां शिलालेख सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख और बोध गया के भ्रमण का उल्लेख। 9वां शिलालेख क्या कहता है, धर्म समारोह की चर्चा और सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख है, इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। इसमें ख्याति और गौरव की निंदा की गई है तथा धर्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां शिलालेख धर्म नीति की व्याख्या करता है, क्या करता है, 11वां शिलालेख धर्म नीति की व्याख्या करता है। 12वां शिलालेख सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महापात्र की चर्चा। 13वां शिलालेख कलियुग का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाली आठवीं जातियों का उल्लेख इसमें बताया गया है। 14वां शिलालेख क्या कहता है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ये 14 अवलेख में इसमें आपको जानकारी मिलती है। अशोक के जो कालीन प्रांत थे, उत्तरापथ प्रांत राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र का जो प्रांत था उसकी राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग प्रांत उसकी राजधानी तोसली थी। अब अशोककालीन जो प्रांत है ये मैं आपको बता चुका हूं, जैसे दक्षिणी पाथ स्वर्णगिरी, प्राची में पाटलिपुत्र मध्य प्रदेश। अब अशोक के उत्तराधिकारी जान लेते हैं लास्ट में क्या। अशोक की मृत्यु 322 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। सभी पुराणों बृहदत्त को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। सभी पुराण बृहदत्त को ही मौर्य का वंश का अंतिम शासक मानते हैं। उसका सेनापति पुष्यमित्र शंगु था। पुष्यमित्र शंगु ने 1885 ईसा पूर्व के लगभग बृहदत्त को सेना का निरीक्षण कराते हुए समय धोखे से पीछे से उसकी हत्या कर दी और बृहदत्त की मृत्यु के बाद ही मौर्य वंश का जो अंत हो गया। देखिए मैंने आपको जो मैं इतिहास आपको बता रहा हूं उसमें शुरुआत से लेके अभी कि उसमें मैंने महाजनपद काल, अब इसके पीछे जो मैंने आपको मौर्य बता दिया, फिर उसकी सबसे शुरुआत में सिंधु सभ्यता, सभी वीडियो आपके लिए है। आज मैंने बिंबिसार और अशोक का ये चैप्टर खत्म किया है। अगली बार इतिहास के साथ फिर किसी दिन के बाद मैं 1-2 दिन के बाद आपके सामने एक वीडियो पेश करूंगा इतिहास से रिलेटेड। तो आपको मैं रेगुलर क्रम वाइज आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हमारा कंटेंट जो है आपको पसंद आ रहा है उसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज इसको समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।